गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिगैंड संकुल को प्रभावित करने वाले लिगैंड की प्रकृति में लास्ट पॉइंट है दीर्घ चक्री प्रभाव। दीर्घ चक्री प्रभाव, ठीक है। तो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में हम क्या पढ़ रहे थे? लिगैंड की प्रकृति पढ़ रहे थे। उसमें लिगैंड की प्रकृति में लास्ट पॉइंट है अपना, कौन सा लास्ट पॉइंट है? 10वां, इसका नंबर है 10, ठीक है। तो नंबर 10 पर है दीर्घ चक्री प्रभाव, ठीक है। अब दीर्घ चक्री प्रभाव क्या होता है? तो दीर्घ चक्री प्रभाव क्या होता है तो वो हम देखते हैं कि चक्रीय बहुतंतुक लिगैंड धातु धनायन के साथ स्थायी संकुल बनाता है, जबकि अचक्रीय बहुतंतुक लिगैंड जो है वो धातु धनायन के साथ अस्थायी संकुल बनाता है। तो वलय संरचना के कारण, चक्रीय क्या है मतलब वलय संरचना है, तो वलय संरचना के कारण संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? दीर्घ चक्री प्रभाव कहते हैं। क्या है? चक्रीय बहुतंतुक लिगैंड धातु धनायन के साथ में क्या स्थायी संकुल बनाता है, जबकि अचक्रीय नॉन साइक्लिक जो बहुतंतुक लिगैंड है वो धातु धनायन के साथ में अस्थायी संकुल बनाता है। अतः वलय संरचना के कारण संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? दीर्घ चक्री प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो क्या है दीर्घ चक्री प्रभाव? कि चक्रीय बहुतंतुक लिगैंड चक्रीय बहुतंतुक लिगैंड धातु धनायन के साथ में चक्रीय बहुतंतुक लिगैंड धातु आयन के साथ में स्थायी संकुल बनाता है, स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि अचक्रीय बहुतंतुक लिगैंड जो है वो धातु आयन के साथ अस्थायी संकुल बनाते हैं। धातु आयन के साथ क्या बनाते हैं? अस्थायी संकुल बनाते हैं। अस्थायी संकुल बनाते हैं, ठीक है। तो वलय संरचना के कारण, चक्रीय यानी कि वलय संरचना के कारण क्या हो रहा है? चक्रीय बहुतंतुक लिगैंड स्थायी संकुल बनाते हैं, यानी कि जो वलय संरचना युक्त लिगैंड जो है वो स्थायी संकुल बना रहे हैं, और अचक्रीय लिगैंड जो है बहुतंतुक लिगैंड जो है वो अस्थायी संकुल बना रहे हैं, ठीक है। तो वलय संरचना के कारण क्या हो रहा है? संकुल के स्थायित्व में वृद्धि हो रही है, इसी को ही क्या बोलते हैं? दीर्घ चक्री प्रभाव कहते हैं। अतः वलय संरचना में वृद्धि के कारण संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? वृद्धि को ही दीर्घ चक्री प्रभाव कहते हैं। दीर्घ चक्री प्रभाव कहते, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल इसका? देखते हैं। देखिए, एक हम चक्रीय लिगैंड लेते हैं और दूसरा हम क्या लेंगे? अचक्रीय बहुतंतुक लिगैंड लेते हैं, ठीक है। तो
ये क्या है? अचक्रीय बहुतंतुक लिगेंड है। ठीक है, और ये क्या है? चक्रीय बहुदंतुक लिगेंड। क्या है? चक्रीय बहुदंतुक लिगेंड है। अब ये अचक्रीय बहुतंतुक लिगेंड जो है, जब धातु आयन के साथ में संकुल बनाता है तो इस लिगेंड का धातु आयन के साथ बना संकुल क्या होगा? अस्थायी होगा। इस लिगेंड के साथ धातु आयन का जो संकुल बनेगा वो क्या होगा? अस्थायी संकुल होगा। ये संकुल क्या होगा? अस्थायी होगा। ठीक है, ये क्या है? अचक्रीय बहुदंतुक लिगेंड है। तो अचक्रीय बहुदंतुक लिगेंड जब धातु आयन के साथ जुड़कर जो संकुल बनाएगा वो क्या होगा? अस्थायी होगा। और जब चक्रीय बहुदंतुक लिगेंड धातु आयन के साथ में जुड़कर संकुल बनाता है तो वो संकुल क्या होगा? स्थायी होगा। वो संकुल क्या होगा? स्थायी होगा। ठीक है, तो चक्रीय बहुदंतुक लिगेंड धातु आयन के साथ में क्या करता है? स्थायी संकुल बनाता है। जबकि अचक्रीय बहुदंतुक लिगेंड जो है, ये क्या है? अचक्रीय बहुदंतुक लिगेंड है जो कि धातु आयन के साथ में क्या बनाता है? अस्थायी संकुल बनाता है। तो वलय संरचना के कारण संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? दीर्घ चक्रीय प्रभाव कहते हैं। वलय संरचना के कारण संकुल के स्थायित्व में वृद्धि को ही क्या बोलते हैं? दीर्घ चक्रीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये लिगेंड की प्रकृति का लास्ट पॉइंट था। इसके बाद में संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा था? लिगेंड पहला क्या था? धातु धन आयन की प्रकृति। दूसरा था लिगेंड की प्रकृति। अब तीसरा कौन सा है संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाला कारक? विलायक की प्रकृति। यहाँ पे लिगेंड की प्रकृति के पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का तीसरा पॉइंट। तीसरा कौन सा है? विलायक की प्रकृति। कौन सा कारक है तीसरा? विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति संकुल के स्थायित्व को किस तरह प्रभावित करती है तो हम उसको पढ़ेंगे। तो देखो, विलायक का परावैद्युतांक, विलायक का परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन, तो किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो विलायक का परावैद्युतांक और द्विध्रुव आघूर्ण, विलायक का परावैद्युतांक और द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट को कम करने पर, इन दोनों को क्या करेंगे? कम करने पर क्या होगा? कम करने पर संकुल का जो स्थायित्व होगा वो क्या होगा? संकुल का स्थायित्व जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, संकुल का स्थायित्व। तो तीसरा पॉइंट क्या था? विलायक की प्रकृति थी। तो विलायक का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट को कम करने पर क्या होता है? संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। यानी कि संकुल का स्थायित्व जो है वो इन दोनों कारकों की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। संकुल का स्थायित्व जो है वो इन दोनों ही कारकों के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो विलायक की प्रकृति, विलायक का परावैद्युतांक और द्विध्रुव आघूर्ण कम करने पर संकुल का स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर विलायक क्या है? प्रबल दाता प्रकृति का है। विलायक क्या है? अगर प्रबल
दाता प्रकृति का है, अगर विलायक क्या है, प्रबल दाता प्रकृति का है, तो क्या होगा, तो ये संकुल के स्थायित्व को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर विलायक प्रबल दाता प्रकृति का, प्रबल दाता प्रकृति का मतलब क्या है कि इसके परावैद्युतांक और द्विध्रुव आघूर्ण के मान क्या है, उच्च है। इसके परावैद्युतांक और द्विध्रुव आघूर्ण के मान क्या है, उच्च है। यानी कि विलायक अगर प्रबल दाता प्रकृति का है तो संकुल का स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। संकुल का स्थायित्व को क्या कर देगा, ये विलायक स्थायित्व को कम कर देगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों करता है इस संकुल के स्थायित्व को, क्योंकि धातु आयन के साथ उस सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, धातु आयन के साथ उस सहसंयोजक बंध बनाने के लिए ये जो विलायक के अणु और लिगैंड के अणुओं के मध्य, विलायक के अणु और लिगैंड के अणुओं के मध्य क्या होगा, प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा होगी। क्या होगी, स्पर्धा होगी। क्या बोला मैंने, देखो वापस से देखो कि अगर विलायक क्या है, प्रबल प्रकृति का, प्रबल दाता प्रकृति का है। क्या है विलायक, अगर प्रबल दाता प्रकृति का है, विलायक अगर प्रबल दाता प्रकृति का है तो इसके विलायक के अणु जो है वो धातु आयन के साथ बंध बनाने के लिए लिगैंड के अणुओं से क्या करेगा, स्पर्धा करेगा। उसके साथ क्या होगा, लिगैंड के अणुओं और विलायक के अणुओं के बीच में क्या होगी, धातु आयन के साथ बंध बनाने के लिए कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी। ठीक है, अगर क्या है विलायक प्रबल दाता प्रकृति का है तो लिगैंड भी क्या है, दाता प्रकृति का है। अगर विलायक भी दाता प्रकृति का है तो फिर विलायक के अणुओं और लिगैंड के अणुओं में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा कि धातु आयन के साथ मैं बंध बनाऊं, क्या लिगैंड बोलता है कि मैं बंध बनाऊंगा, तो बीच में क्या, उनके बीच में क्या हो जाएगा, एक कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि विलायक भी दाता प्रकृति है, विलायक के अणुओं की भी दाता प्रकृति है और लिगैंड का क्या है, ये भी दाता प्रकृति दर्शाता है। अगर ये प्रबल दाता है, ठीक है, अगर ये प्रबल दाता है तो धातु आयन के साथ उस सहसंयोजक बंध बनाने के लिए विलायक के अणुओं और लिगैंड के अणुओं के बीच में क्या हो जाएगा, स्पर्धा हो जाएगी, स्पर्धा होगी, यानी कि कंपटीशन होगा। ठीक है, अतः स्थायी संकुल बनाने के लिए यह आवश्यक है, स्थायी संकुल बनाने के लिए यह जरूरी है कि विलायक के अणुओं की उस सहसंयोजक, धातु आयन के साथ उप सहसंयोजक संयोजक बंध बनाने की जो क्षमता है, विलायक के अणुओं की उस सहसंयोजक बंध बनाने की जो क्षमता है वो लिगैंड के अणुओं से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर विलायक के अणुओं की धातु आयन के साथ उस सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता अगर लिगैंड के अणुओं से कम होगी तभी लिगैंड धातु आयन के साथ बंध बनाकर क्या करेगा, संकुल बना पाएगा, स्थायी संकुल बना पाएगा। वरना क्या होगा, जो विलायक के अणु हैं वो धातु आयन के साथ जुड़ जाएंगे और अस्थायी संकुल बना लेंगे। ठीक है, तो विलायक अगर प्रबल दाता प्रकृति का है तो विलायक के अणुओं और लिगैंड के अणुओं के मध्य धातु आयन के साथ उस सहसंयोजक बंध बनाने के लिए क्या होगी, स्पर्धा होगी। ठीक है, अतः स्थायी संकुल बनाने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है कि विलायक के अणुओं की उस सहसंयोजक बंध बनाने की जो क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, लिगैंड के अणुओं से कम होनी चाहिए। लिगैंड के अणुओं से कम होगी तभी ये जो लिगैंड है वो धातु आयन के साथ में क्या करेगा, बंध बना पाएगा और बंध बनाकर क्या करेगा, स्थायी संकुल बनाएगा। अगर कम नहीं होगी उसकी क्षमता, विलायक के अणुओं की क्षमता, उस सहसंयोजक बंध बनाने की जो क्षमता है वो लिगैंड के अणुओं से कम नहीं होगी तो विलायक का अणु धातु आयन से जुड़कर क्या बना देगा, अस्थायी संकुल बना लेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि विलायक के अणुओं के उपसंयोजक बंध बनाने की जो क्षमता है वो लिगैंड के अणुओं से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था विलायक की प्रकृति। इसके भी उदाहरण है, जैसे कि NiCl4 निकल टेट्राक्लोराइड 2- संकुल और CuCl4 संकुल जो है वो किसमें बनाए जाते हैं, COCl4 कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड
ये हमेशा ये दोनों संकुल जो है वो अजलीय विलायक यानी जैसे कि एल्कोहल में बनाए जाते हैं। NiCl4 2 माइनस और COCl4 2 माइनस जो संकुल है वो अजलीय विलायक जैसे कि एल्कोहल में बनाए जाते हैं, क्योंकि जो एल्कोहल के अणु है, एल्कोहल क्या है, विलायक है। एल्कोहल जो ये क्या है, एल्कोहल विलायक यूज किया जाता है NiCl4 और COCl4 2 माइनस संकुल बनाने के लिए अजलीय विलायक यानी कि एल्कोहल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस एल्कोहल विलायक के अणुओं का उपसहसंयोजन धातु आयन के साथ उपसहसंयोजन बंध बनाने की जो क्षमता है वो क्लोराइड लिगेंड, ये जो क्लोराइड लिगेंड है उससे क्या होगा, कम ही होगी। तभी जो लिगेंड है, क्लोराइड लिगेंड है, वो धातु आयन Na2+ और CO2+ के साथ में क्या करेगा, बंध बनाकर ये संकुल बना सकता है। ठीक है, तो ये NiCl4 2 माइनस और COCl4 2 माइनस जो है वो अजलीय विलायक जैसे कि एल्कोहल में संकुल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि जो एल्कोहल विलायक के अणु है, एल्कोहल विलायक के अणुओं की धातु आयन के साथ में उप सहसंयोजक बंध बनाने की जो क्षमता है वो जो ये जो लिगेंड है Cl- उससे क्या होती है, कम होती है। तभी Cl- धातु आयन के साथ में क्या करेगा, जुड़कर स्थायी संकुल बनाता है। इसलिए ये जो दो संकुल है वो अजलीय विलायक एल्कोहल में बनाए जाते हैं, का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये थी विलायक की प्रकृति। फिर अपने संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले में चौथा था संकुल का वातावरण। चौथा कौन सा था, संकुल का वातावरण। अब संकुल का वातावरण संकुल के स्थायित्व को किस प्रकार से प्रभावित करता है तो वो हम देखेंगे। ठीक है, संकुल का वातावरण, चौथा पॉइंट। संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा पॉइंट है संकुल का वातावरण। संकुल के वातावरण में हम पहला पॉइंट लेते हैं ताप। संकुल के वातावरण में हम पहला पॉइंट लेते हैं ताप। देखो, ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, संकुल का स्थायित्व घटता है। ताप में वृद्धि की अपन ने तो संकुल का स्थायित्व जो है वो क्या होगा, घटेगा। ताप में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व जो है वो क्या होता है, घटता है। ताप में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व घटता है। ठीक है, फिर संकुलों के स्थायित्व पर ताप का प्रभाव दो प्रकार से हो सकता है। संकुलों के स्थायित्व पर ताप का प्रभाव मुख्य रूप से दो तरह से हो सकता है। पहला, संकुलों के स्थायित्व पर ताप का प्रभाव मुख्य रूप से दो तरह से हो सकता है। पहला है कि गैस या वाष्प लिगेंड युक्त संकुल ताप में वृद्धि के साथ विघटित हो जाते हैं। गैस या फिर वाष्प से लिगेंड युक्त संकुल जो है वो ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, संकुल का स्थायित्व घटता है। ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ या फिर गैस या वाष्पशील लिगेंड, गैस या वाष्पशील लिगेंड, गैस या वाष्पशील लिगेंड युक्त संकुल ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ
क्या गैस या वाष्पशील लिगैंड युक्त संकुल ताप में वृद्धि के साथ विघटित हो जाता है? क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये संकुल विघटित हो गया। इसका मतलब क्या है? यह अस्थायी संकुल है। ताप में वृद्धि पर ये क्या होता है? अस्थायी संकुल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो संकुल है वो ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, यानी कि ये संकुल क्या होगा? अस्थायी होगा, जो ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। ठीक है, अब गैस या वाष्पशील लिगैंड कौन कौन से हैं, तो उसके उदाहरण लेते हैं। जैसे NH3, अमोनिया, ठीक है, H2O, ठीक है, CO, ये क्या है? NH3 गैस है, CO गैस है, ये गैस लिगैंड है। H2O क्या है? वाष्पशील लिगैंड है। तो इन लिगैंडों के साथ निर्मित संकुल जो है वो ताप में वृद्धि के साथ क्या होंगे? विघटित हो जाएंगे, यानी कि इन लिगैंडों के साथ निर्मित संकुल क्या होंगे? अस्थायी होंगे। गैस या वाष्पशील लिगैंड युक्त संकुल ताप में वृद्धि के साथ विघटित हो जाते हैं, जिससे संकुल का स्थायित्व क्या होता है? घटता है। अब गैस या वाष्पशील लिगैंड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अमोनिया, H2O, CO। अमोनिया क्या है? गैस है, तो ये गैस लिगैंड है। CO भी क्या है? गैस लिगैंड है। और H2O क्या है? वाष्पशील लिगैंड है। तो हम क्या करेंगे, अब एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मॉन्ड प्रक्रम में, मॉन्ड प्रक्रम का नाम सुना हुआ है ना आपने? मॉन्ड प्रक्रम में मॉन्ड, अब इंग्लिश में लिख दो, मॉन्ड प्रक्रम में। ठीक है, इन मॉन्ड प्रोसेस क्या होता है? मॉन्ड प्रक्रम, निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO का होल 4 निकल टेट्रा कार्बोनिल ये जो संकुल है वो ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। ये जो संकुल है वो ताप अपघटित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो संकुल है वो ताप में वृद्धि के साथ क्या होगा? विघटित हो जाता है। क्या बनाता है? NiCO4 अब ये जो CO गैस है वो क्या हो जाती है? उड़ जाती है या निकल जाती है। ठीक है, CO जो है वो गैस के रूप में निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो संकुल है NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल जो संकुल है वो ताप में वृद्धि के साथ विघटित हो जाता है, यानी कि ये जो संकुल क्या है? अस्थायी है। ताप में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व करता है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वॉन आर्केल प्रक्रम। वॉन आर्केल प्रक्रम में क्या होता है? वॉन आर्केल प्रक्रम, वॉन आर्केल प्रक्रम, ठीक है, वॉन आर्केल प्रक्रम की हम बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है? टाइटेनियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या होता है? टाइटेनियम TiI4, ठीक है, TiI4 ये जो संकुल है ये क्या होता है? ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाता है? ये भी अपघटित हो जाता है। किससे अपघटित होता है? टाइटेनियम प्लस 2I2, आयोडीन जो है वो गैस बनकर उड़ जाती है, गैस के रूप में निकल जाती है आयोडीन। ठीक है, तो ये ताप में वृद्धि के साथ क्या हो गया? संकुल विघटित हो गया, जिससे इस संकुल का स्थायित्व क्या हो गया? घट गया। ये भी संकुल है, ये भी ताप में वृद्धि के साथ क्या हो गया? विघटित हो गया, Ni+4CO के अंदर विघटित हो गया, जिससे इस संकुल का स्थायित्व क्या हो गया? घट गया। ठीक है, तो ताप में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व घटता है। फिर दूसरा है इसका, पहला क्या था? गैस या वाष्पशील लिगैंड के साथ निर्मित संकुल ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है? विघटित हो जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है, ताप के अंदर ही दूसरा इसका पॉइंट है संगठन में परिवर्तन। संगठन में परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन, इसमें क्या होता है? एक संकुल का ताप में वृद्धि के साथ एक संकुल का दूसरे संकुल में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या हो सकता है? ताप में वृद्धि के साथ
ताप में वृद्धि के साथ एक संकुल का दूसरे संकुल में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। एक संकुल का दूसरे संकुल में, एक मिनट, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ताप में वृद्धि के साथ दूसरा क्या है, संगठन में परिवर्तन, यानी कि क्या होता है इसके अंदर, ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, एक संकुल जो है वो दूसरे संकुल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक संकुल है Ag Hg AgI4, ये जो संकुल है वो ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाता है, ताप में वृद्धि से ये संकुल जो है वो दूसरे संकुल में परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा, ये Ag जो है वो बाहर आ जाएगा, Hg जो है क्या है, अंदर चला जाएगा। Ag बाहर आ जाएगा, Hg अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, इस संकुल का जो है वो संगठन परिवर्तित हो जाएगा। इस संकुल का संगठन क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा ताप में वृद्धि के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, Ag2HgI4। ठीक है, तो ताप में वृद्धि के साथ जो है ये संकुल, इस संकुल का इस संकुल में परिवर्तन हो गया, यानी कि इस संकुल का संगठन जो है वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इस संकुल का संगठन जो है वो परिवर्तित हो गया है। तो ये था दूसरा कि संगठन में परिवर्तन कैसा होता है कि ताप में वृद्धि के साथ एक संकुल दूसरे संकुल में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। ये संकुल जो है येलो कलर का है, और ये क्या है, डार्क रेड कलर का है। ये संकुल कैसे, डार्क रेड कलर का है। ठीक है, तो ताप में वृद्धि से क्या हो रहा है, एक संकुल का दूसरे संकुल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये था संकुल का वातावरण में पहला पॉइंट तापक्रम, जिसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े कि पहला क्या था, गैस या वाष्पशील लिगैंड युक्त संकुल ताप में वृद्धि के साथ विघटित हो जाता है। दूसरा था संगठन में परिवर्तन, ताप बढ़ाने पर संकुल का एक दूसरे संकुल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है, पहला क्या था, ताप था, दूसरा पॉइंट क्या है, दाब। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दाब, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।